ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। सेशन 2 हो गया है एटम्स चैप्टर में। हमने सेशन 2 में बोर्स पोस्टुलेट देखा था, जिसमें फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर मोशन करता है। और सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि वही ऑर्बिट परमिटेड है, वही वाला ऑर्बिट परमिटेड है जिस ऑर्बिट पर घूमने पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका एंगुलर मोमेंटम इज n टाइम्स h बाई 2 पाई। h बाई 2 पाई तो कांस्टेंट है बेटा, n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब वो एक ये है, इंटीजर है। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया था कि बोर्स पोस्टुलेट का ना एक डिमेरिट है। क्या पता कि उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है वो हाइड्रोजन एटम के लिए किया है, और भी कुछ डिमेरिट्स हैं, बट फिलहाल इस बात पर ध्यान दीजिए कि उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए किया। मैंने आपको इसका रीजन भी समझाया कि अगर उन्होंने हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई अगर दूसरा एटम लिया होता जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते, एक से ज्यादा प्रोटॉन्स होते, तो प्रोटॉन्स का प्रोटॉन्स के साथ, इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स के साथ और प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स के साथ इतने सारे इंटरैक्शंस वो देख नहीं पाते एक बार में। एक बार में वो इतने सारे इंटरैक्शंस देख नहीं पाते, इसलिए उन्होंने सबसे सिंपल क्या लिया? हाइड्रोजन एटम, जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन है। यानी इंटरैक्शन उनको सिर्फ देखना होगा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्होंने जो फॉर्मूला दिया ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, और ये जो उन्होंने फॉर्मूला दिया किस चीज का? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये फॉर्मूला दिया जो बहुत काम का है। हमें इससे पता चलता है कि कौन से ऑर्बिट नंबर का कितना रेडियस होगा, हमें पता चलता है कि कौन सा ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का कितना वेलोसिटी होगा। जैसे यहां पर देखिए R1H, R1H, 1H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आप देखेंगे तो पहले ऑर्बिट का रेडियस है 0.053 नैनोमीटर। कैसे पता किया होगा? ये सभी वैल्यूज पुट करके n के जगह 1 पुट कर दिया होगा। लेकिन उनका क्या जो हाइड्रोजन नहीं है, क्या उनके ऑर्बिट का रेडियस हमें नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो उसमें क्या किया गया है? एक छोटा सा एजम्पशन लिया गया है कि एटलीस्ट इट शुड बी हाइड्रोजन लाइक एटम। Let me explain you, my dear students, what is hydrogen like atoms। देखिए हाइड्रोजन के पास अगर आप देखिएगा उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है। सपोज कीजिए मैंने लिथियम ले लिया। अब लिथियम के पास न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन है। ठीक है, और चारों ओर 3 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, और चारों ओर 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसके न्यूक्लियस में क्या है उसको छोड़िए, क्योंकि प्रोटॉन्स का प्रोटॉन्स के साथ हमें इंटरेक्शन नहीं देखना है। अगर मान लीजिए मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसका ले लिया, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने निकाल लिया यहां से, तो बचे कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये Li क्या बन गया? Li2+। समझ गए ना? Li2+। तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन लाइक
एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी जिसका भी बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन है हम उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन लाइक एटम। न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। बाहर जैसे मान लीजिए सोडियम है, अब भले ही थ्योरेटिकली पॉसिबल है, उसके पास बाहर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कीजिए आप 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो Na कितना हो गया, Na 10 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 10 प्लस, तो Na 10 प्लस इज ऑल्सो हाइड्रोजन लाइक एटम, समझे। तो हाइड्रोजन लाइक एटम में भी बोर जो है वो अपना सिंप्लिसिटी को यूज कर सकता है कि यार एक ही प्रोटॉन है, एक ही ये है इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये है आपका फॉर्मूला, जिसमें एक छोटा सा चेंज आप देख रहे होंगे, रेडियस के फॉर्मूले में एटॉमिक नंबर आ गया है। ये कब आया होगा पता है, जब आप सोडियम जैसे मान लीजिए, जैसे ये कोई भी मान लीजिए जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो उसका न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा, Z इंटू ई, समझ सकते हैं ना आप। अगर Z एटॉमिक नंबर है मतलब Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और एक प्रोटॉन का चार्ज है E, तो अंदर कितना चार्ज हो जाएगा, Ze। तो जब हम इसके और इसके बीच में फोर्स देखेंगे तो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू के कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K Q1 की जगह लिखेंगे Ze और Q2 की जगह लिखेंगे E, तो एक Z आ रहा है E स्क्वायर के साथ, इसीलिए बेटा रेडियस के फॉर्मूले में E स्क्वायर के साथ एक Z आ रहा है, समझ में आया है ना। तो तब कैसा होगा डिपेंडेंस हाइड्रोजन लाइक एटम का, कि भाई Rn इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई Z। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए ऐसा बोला, जस्ट मान लीजिएगा कि हीलियम का सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस x है, तो आयरन का सिक्स्थ ऑर्बिट का रेडियस बताइए। अब आयरन का Z कितना है बेटा, आयरन का Z है 28, ठीक है। अब मुझे उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है सब, 28 है मान लीजिए आयरन का Z, ठीक है। अब करना क्या है, उसने हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। हम लिखेंगे R हीलियम अपॉन R आयरन इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई Z, है ना। तो n हीलियम अपॉन n आयरन का स्क्वायर इंटू Z, नीचे है तो Z का उल्टा रेशियो होगा, तो Z आयरन अपॉन Z हीलियम, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो n हीलियम कितना है सेकेंड ऑर्बिट, तो 2, और n आयरन कितना है सिक्स ऑर्बिट, तो 6, इस चीज का स्क्वायर, और Z आयरन मैंने कितना सोचा 28, और Z हीलियम कितना है, Z हीलियम का है 2, समझ गए। तो कितना हो गया 14, तो कितना हो गया फिर 4/1/3 हो जाएगा ना ये, तो 14/9। तो R हीलियम दिया था X और R आयरन पूछा था, तो निकल गया R आयरन इज इक्वल टू 9x/14, 9x/14, सही क्या कहा मैंने, हाँ 9x/14। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो समझ गए आप। सिमिलरली वेलोसिटी के फॉर्मूले में भी आप देख सकते हैं एक Z आया है, E स्क्वायर के साथ Z आया है, तो वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी कैसा है, Z/m, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा नया था कि अगर हाइड्रोजन लाइक एटम हुआ, जैसे हाइड्रोजन तो खुद हाइड्रोजन है ही, फिर मान लीजिए हीलियम 1 प्लस, लिथियम 2 प्लस, ठीक है, ऐसे करके बेरिलियम 3 प्लस, बोरॉन 4 प्लस, कार्बन 5 प्लस, इस तरह से अगर हम चलते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो वो सब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लाइक। तो फिर बस उसका Z लिख देना है फॉर्मूले में। चलिए, तो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट को यूज करके हम क्या करेंगे, आज इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी निकालेंगे
चाहे वो कोई सा भी ऑर्बिट का क्यों ना हो। समझ रहे हैं आप बात को? इन वी आर अबाउट टू फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। फॉर्मूला लिख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा थ्योरी, कि हमारा जैसे ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है कि डिराइव करो भाई, ठीक है? डिराइव करो, ये दो फॉर्मूले काम आएंगे, इनको छोड़ देता हूं मैं। डिराइव करो भाई टोटल एनर्जी कितना होगा, तो उसके लिए मैं एक थ्योरी आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर ये मैं हूं मान लीजिए, ठीक है, और ये मान लीजिए आपको थोड़ा छोटा बनाता हूं, ये मैं हूं R और ये आप है A। तो अगर मान लीजिए मैं आपको और आप मुझे अट्रैक्टिव फोर्स से खींच रहे हैं, मैं आपको खींच रहा हूं, आप मुझे खींच रहे हैं, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से। तो हम दोनों एक दूसरे के पास चले आएंगे, बराबर। लेकिन अगर मान लीजिए आप मेरे चारों ओर गोल घूम रहे हैं, तो क्या हो जाएगा फिर? ये वाला फोर्स बन जाएगा सेंट्रीपेटल, हाँ आपके लिए क्या बन जाएगा? ये वाला फोर्स सेंट्रीपेटल, और आपके लिए एक सेंट्रीफ्यूगल भी फोर्स होगा mv²/r। ये हो गया थ्योरी नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। समझ गए ना पॉइंट नंबर 1 को, कि रो रो के समझाऊं? ठीक है। अब चलिए पॉइंट नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास कुछ चार्ज है Q1 और आपके पास भी कुछ चार्ज है Q2, तो अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तभी ना अट्रैक्टिव होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक वेलोसिटी होने के कारण, गोल घूम रहे तो वेलोसिटी भी होगा ना, तो एक वेलोसिटी होने के कारण आपके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगा, और सिंस आप किसी फोर्स से मुझसे बंधे हुए हैं, तो आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। समझ रहे ना? आप मुझसे अपने आप दूर जा सकते हैं क्या? आप मेरे अपने आप पास आ सकते हैं क्या? नहीं, आप वहीं पर हैं जहां पर आप हैं, है ना, डिस्टेंस r पर आप हैं। तो आपके और मेरे ये सिस्टम में एक एनर्जी होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी होगा जो कि नेगेटिव होगा। ये थोड़ा कम लोगों को समझ में आएगा, बट याद रखिएगा, अगर फोर्स अट्रैक्टिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। याद होगा आपको, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपके पास दो एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि आप मुझसे बंधे हो, और एक काइनेटिक एनर्जी क्योंकि आप मोशन में भी हो। तो आपका टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। गोल गोल घूमने के बाद भी आप मुझसे बंधे हो कि नहीं बंधे हो? सोच सोच के बोलना, इस बात का आंसर सोच के बोलना। गोल गोल घूमने के बावजूद, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होने के बावजूद आप मुझसे बंधे हो कि नहीं? हाँ सर, बंधा हूं, इसलिए टोटल एनर्जी भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये नेगेटिव नंबर का जो वैल्यू है ये पॉजिटिव नंबर से कम होगा। समझ रहे हैं आप? पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगा। गलत बोला तो माफ कीजिएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का जो, ये सही बोल रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए -7 है और काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए -4 है, तभी ना टोटल आंसर नेगेटिव आएगा। क्योंकि अगर बेटा आपका टोटल एनर्जी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब आप मुझसे बंधे नहीं हो। समझे? इसका मतलब आप मुझसे बंधे नहीं हो। अब एक बात बताओ, आप मुझसे कितना दूरी पर रहोगे कि आप मुझसे नहीं बंधे रहोगे? कंफ्यूज मत होना बेटा, सोच समझ के सुनो। आप मुझसे कितना दूर रहोगे कि आप मुझसे नहीं बंधे रहोगे? ना सर, ऐसा कोई दूरी नहीं है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद। देखिए,
सही बात है कि आप कितना भी दूर क्यों ना हो, आप मुझसे बंधे रहोगे, प्रोवाइडेड हमारे अलावा और कोई ना हो। एक जगह है जहां पर आपका और मेरा बंधन टूट जाएगा, और वो है बड़ा ही, क्या बोलते हैं उसको, बदकिस्मत वाला जगह है ये, इंफिनिटी। इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर आपके और हमारे बीच में रहा तो फिर आपके पास एनर्जी पॉजिटिव हो सकता है, आपके पास फिर टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। समझे? जीरो मतलब नहीं बंधे हो, और पॉजिटिव मतलब नहीं बंधे हो और आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। समझ गए ना? इस रिलेशन को देखिए। पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगा? कंफ्यूज मत होइएगा। पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगा? जब आप मुझसे नहीं बंधे होंगे। वो कौन सा जगह है? इंफिनिटी। ये मैं आपको वो समझा रहा हूं जिससे आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। समझे? स्टेट बोर्ड नहीं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स, और स्टेट बोर्ड सीबीएसई के चिल्लर चिल्लर क्वेश्चंस भी कर सकते हो। तो आप मुझसे बंधे रहो, इसके लिए आपका एनर्जी चाहिए नेगेटिव। तो आपका एनर्जी जीरो कब होगा? जब आप चले जाओगे इंफिनिटी। तो आपका एनर्जी पॉजिटिव कब होगा? जब आप इंफिनिटी में रहोगे और वहां पर आप मूव करोगे, क्योंकि मूव करोगे तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा। सोचो, ये चीज जीरो हो चुका है बिकॉज यू आर एट इंफिनिटी, बट सिंस यू आर मूविंग इन द इनफाइनाइट प्लेस, infinite region, then you must be having kinetic energy, तो total energy will be a positive number। तो कुल मिलाकर बात यह है, ये सब कुछ को कंफ्यूज नहीं करने का, कुल मिलाकर बात यह है कि सिंस आप मूव कर रहे हो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगा और वो हमेशा पॉजिटिव होगा। सिंस आप मुझसे जुड़े हो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, और सिंस अट्रैक्टिव फोर्स है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। घूमने के बाद भी आप मुझसे जुड़े ही हो, इसलिए आपका टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होगा। समझ गए? आपका टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब यह हुआ, यह सवाल आ चुका है बोर्ड में, इसका मतलब यह हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू से ज्यादा होगा, तब ना आपका टोटल एनर्जी नेगेटिव होगा। अब सवाल ये उठता है कि आप कहां रहोगे कि आप मुझसे नहीं बंधे रहोगे? तो इट इज इंफिनिटी। तो आप मुझसे अगर नहीं बंधे रहोगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जीरो। समझे? समझे? तो आपके पास मिनिमम एनर्जी इंफिनिटी में कितना होगा? जीरो, अगर आप रेस्ट पे हो तो। लेकिन इंफिनिटी जाने के बाद भी अगर आपको चैन नहीं है, आप वहां भी मूव कर रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है बट आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए आपका टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। तो कुल मिलाकर क्या समझ में आया कि आप कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रहो, कुल मिलाकर आप कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रहो मुझसे, आप कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रहो, आपका टोटल एनर्जी और आपका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। समझे? और अगर आप इंफिनिटी में जाओगे तो आपका टोटल एनर्जी जीरो, अगर आप नहीं मूव कर रहे तो, और अगर आप मूव कर रहे हो तो पॉजिटिव होगा। यह था समझाने वाला बात। ठीक है? अब एक और चीज सुनो, सब कुछ भूल जाओ, ये सब दोबारा आपको समझ में आएगा जब मैं आपको टॉपिक डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है? अब एक चीज और सोचो, मान लो तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी है -7 और काइनेटिक एनर्जी है 4, तो तुम्हारे पास टोटल एनर्जी कितना है? 3। कहां? जब तुम यहां पर हो तब। याद रखना, तुम अगर नहीं घूमोगे गोल गोल तो तुमको मैं खींचकर अपने क्लोजेस्ट मतलब बुला लूंगा। तुम अगर नहीं गोल गोल घूमोगे तो तुमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगने के कारण आप मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन सिंस आप गोल गोल घूम रहे हैं तो आप बचे हुए हैं, मेरे पास नहीं आ सकते, आप उसी जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया बात? तो यहां पर आपके पास टोटल एनर्जी कितना है? -3 जूल है। यहां पर आपके पास टोटल एनर्जी कितना है? -3 जूल। बताओ, अब कोई तीसरा इंसान जिसका मास नहीं है, मान लो कोई तीसरा इंसान आपको कितना एनर्जी देगा? आपको कितना एनर्जी देगा कि आप यहां से इंफिनिटी पहुंच जाओ? कितना एनर्जी देगा बताओ? कम से कम
अधिक से अधिक कितना भी दे सकता है, बट कम से कम आपको कितना एनर्जी देगा कि आप इन्फिनिटी पहुंच जाओ? कितना? +3। +3 क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पहले से -3 जूल है और आपको बाहर से +3 जूल मिल गया, तो अब आपके पास टोटल एनर्जी कितना है? 0। और टोटल एनर्जी 0 कब होता है? जब आप इन्फिनिटी में होते हो। समझ गए ना? तो चलो हम आपको अब कुछ टर्म समझाते हैं। काइनेटिक एनर्जी आप समझ गए, पोटेंशियल एनर्जी आप समझ गए, टोटल एनर्जी आप समझ गए। अब रहा सवाल, इसका भी कुछ नाम है कि कम से कम हम आपको, हम नहीं, कम से कम कोई भी आपको कितना एनर्जी दे कि आप मुझसे नाता रिश्ता तोड़ लोगे? कितना? सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं सर, कोई कितना भी दे दे हम आपसे नाता रिश्ता नहीं तोड़ सकते। ये सब इंसानी बातें हैं, ये सब बुकिश लैंग्वेज है। याद रखना, फिजिक्स के हिसाब से देयर इज a particular amount of energy which when given to you, you will be permanently azad from me, you will be permanently free from me। समझे? एंड उसी एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बड़ा अजीब सा नाम है। देखो, नाम में बाइंडिंग है जिसका मतलब है बंधन, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जिससे बंधन टूट जाता है। समझे? तो याद रखिएगा, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी बेटा? व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? चलो अब हम एग्जांपल रिप्लेस कर देते हैं। यहां डाल देते हैं एक प्रोटॉन को और यहां रख देते हैं एक इलेक्ट्रॉन को। चार्ज तो आप समझते हैं कितना होगा, समझ में आ गया आपको? यहां एक प्रोटॉन और यहां एक इलेक्ट्रॉन है ना, और ये न्यूक्लियस है एक्चुअली किसका? हाइड्रोजन एटम का। ओके, तो ये क्या है फिर? हाइड्रोजन एटम है। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होगा? इट इज द मिनिमम। ज्यादा तो आप कितना भी दे सकते हैं। इट इज द मिनिमम एनर्जी दैट शुड बी प्रोवाइडेड, to an electron of an atom so that it escapes the electrostatic influence of the प्रोटॉन या न्यूक्लियस। समझ गया ना? या फिर मिनिमम एनर्जी दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम सो दैट इट एस्केप्स टू इंफिनिटी। तो ये रहा थ्योरी। अब आपको बताएंगे छोटा मोटा बात। काइनेटिक एनर्जी, इस कंटेक्स्ट में हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बता दे रहे हैं आपको। 12mv² लिखेंगे और v की जगह लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला। समझ गए ना आप? क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पोटेंशियल एनर्जी में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक आइडिया लेकर आएंगे, जिसमें आप पढ़े थे कि दो चार्ज अगर Q1 Q2 अगर r डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो पोटेंशियल एनर्जी U इज K Q1 Q2 अपॉन R। समझ गया? तो यहां हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे K Q1 Q2 अपॉन R, जहां R में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और Q1 Q2 जानते हैं आप, प्रोटॉन एक और इलेक्ट्रॉन एक, तो E इंटू E² हो जाएगा। इन दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे तो हमको टोटल एनर्जी मिलेगा। और हमने आपको सिखा दिया है कि टोटल एनर्जी जितना होता है नेगेटिव में, बाइंडिंग एनर्जी उतना होता है पॉजिटिव में। समझ गए? तो टोटल एनर्जी जितना होता है नेगेटिव में, बाइंडिंग एनर्जी उतना होता है पॉजिटिव में। तो ये हमारा आज का सेशन का पार्ट है। तो जितना भी हम आपको बोर किए, जितना भी हम आपको समझाने का कोशिश किए, उस पार्ट को अगर आप नहीं समझ पाए तो प्लीज 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 वीडियो को दोबारा सुनिए, ठीक है? क्योंकि मैं अगर दोबारा बोलूंगा तो जिनको समझ में आ गया है वो पागल हो जाएंगे, ठीक है? जिनको समझ में नहीं आया है
वो वीडियो को दोबारा देखें, रिपीट कर करके देखें, समय ही समय है। कोरोना ने भरपूर समय दिया है आपको घर में, है कि नहीं? पहला कुछ हफ्ता परिवार वालों के साथ थे, फिर बोर हो गए, अब मेरे साथ है। चलिए, तो याद रखिएगा बाइंडिंग एनर्जी का ये डेफिनेशन है। और हम इस तक कैसे पहुंच पाएंगे? हम पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल एनर्जी मिल जाएगा। और टोटल एनर्जी जितना नेगेटिव में आएगा उतना ही पॉजिटिव बाइंडिंग एनर्जी होगा। ठीक है, तो लेट्स गो। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हाफ mv², है ना। m चेंज होने से, ऑर्बिट नंबर चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके। अब हम ये वाला वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। वेलोसिटी कितना लिखा हुआ है? e²/2ε0h 1/n हो गया है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा कितना हो रहा है? देखो, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इस चीज का स्क्वायर करना पड़ेगा, बहुत ही आफत वाला काम है। ई का पहले से ही स्क्वायर है तो ई का पावर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ε0 का स्क्वायर हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा और n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया बाबा? ये आ गया me⁴/8 ε0 का स्क्वायर, h का स्क्वायर, n का स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब बाबू लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, याद रखिएगा सब कुछ हाइड्रोजन एटम के लिए चल रहा है, इसलिए हम अभी तक Z इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। ठीक है, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, बहुत डिस्टर्ब करता है जानते हैं लोग। फॉर्मूला क्या है? K यानी 4πε0 नीचे, Q1 Q2 यानी E², है ना। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और बाहर में घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो Q1 Q2 बोथ आर इक्वल टू E। ठीक है, लेकिन एक E प्लस में है और एक E माइनस में है, इसीलिए E इंटू माइनस E। फंस गए थे हम तो, अपॉन R। अब यहां पर हम R के जगह ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू E का स्क्वायर माइनस बाहर 4πε0 और R के जगह हम लिखेंगे h² ε0 n² और ऊपर जाएगा ये जो डिनोमिनेटर में है पाई मास इंटू E का स्क्वायर। तो अच्छे से लिखेंगे, चलिए ये आपका हो गया -me⁴, देखिए पाई कट गया है, अपॉन 4ε0 का स्क्वायर, h का स्क्वायर, n का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। गौर से देखिए, काइनेटिक एनर्जी के जो एक्सप्रेशन में जो टर्म्स है, पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन में वही टर्म्स है। अभी तो वही होगा ना, बाद में ऐड करना है हमको। बस एक छोटा सा फर्क है, एक तो ये माइनस में, ये प्लस में, और ये 8 है और ये 4 है, यानी ये इसका डबल है। अब 8 नीचे है ना, तो वो डबल हुआ ना। तो हम यहाँ कोंटे में कहीं लिख देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी। बेटा MHCT में ये सब डायरेक्ट पूछता है, बोर्ड में भी, समझे। अब रहा टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -me⁴/4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर n का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी कितना है, +me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर n का स्क्वायर. So -1/4 + 1/8 रिमेनिंग टर्म्स आर सेम, इट विल गिव यू माइनस, मैंने बोला था ना कि टोटल एनर्जी माइनस में आएगा, कितना, me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर n का स्क्वायर. तो बेटा हमको फॉर्मूला भेटला, कितना भेटला यहां लिखते हैं, चलो. Therefore my dear students, total energy is equal to -me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर n का स्क्वायर. मतलब टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर. ये बहुत काम का फॉर्मूला है, समझे. तो बताइए बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, बिल्कुल सही, टोटल एनर्जी जितना है उतना ही होगा, बस प्लस में होगा. तो +me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर n का स्क्वायर. समझ में आ गया. तो इसी फॉर्मूला के पीछे हम पड़े थे, ठीक है. चलिए अभी हम क्या करेंगे, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम का लिए लिख देंगे आपको, फॉर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर Z, कुछ नहीं, वहां पर Z² आ जाएगा ऊपर, बस और कुछ नहीं. तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर इंटू Z²/n². समझ गए. इसको भी आप लिख लीजिएगा. और बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा बेटा, me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर n का स्क्वायर, बाहर लिखते Z²/n². तो ये बात है, यानी टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी आर प्रोपोर्शनल एज Z²/n². समझ गए. तो एक और चीज हमको क्या पता चला कि टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी सेम है, बस ये इसका नेगेटिव है या ये इसका नेगेटिव है, समझे. तो देखिए आप, टोटल एनर्जी के फॉर्मूला में भी 8 है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में भी 8 है, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है. तो हम लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बराबर है इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. माइनस में, टोटल माइनस में है तो पोटेंशियल भी माइनस में होगा, तो इसलिए यहां माइनस नहीं लगेगा. बाइंडिंग प्लस में है तो यहां माइनस लगेगा. समझ गए आप. तो ये आपका फाइनल है, याद रखिएगा. इस माइनस से कंफ्यूज मत होना, सर काइनेटिक माइनस में होगा, ऐसा नहीं है. अगर टोटल माइनस में है तो काइनेटिक प्लस में होगा, समझे आप. या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी माइनस में इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस में इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का आधा माइनस में. ये भी लिख सकते हैं आप. सबका साइन मैंने चेंज कर दिया. तो सेशन 3 बेटा हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं. समझ में आया. अभी भी देखिए बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट बाकी है. कितना मिनट हुआ है, अरे बहुत कम हुआ है. चलो इसको लिखो पटाख से. किसको पहले लिखना है याद रखिए, काला वाला सबसे लास्ट में लिखना, ठीक है. चलो अब हम लोग बोर्स का तीसरा पोस्टुलेट करेंगे. बहुत मजेदार है तीसरा पोस्टुलेट भी. और हमने आपको बोला था कि तीसरा पोस्टुलेट जो है वो रदरफोर्ड ने जो गलती किया था उसका आंसर भी है. आपको याद है रदरफोर्ड ने क्या गलती किया था. लोगों ने रदरफोर्ड से पूछा कि भाई तुम तो एटम का मॉडल का पिता हो, है ना, तुमने तो एटम का मॉडल निकाल दिया इतना अच्छा, जरा बताओ कि जो एटम है उससे लाइट क्यों निकलता है. यानी आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे ना कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड. माने एटम जब, ये तो आंसर हो गया. क्वेश्चन क्या था कि एटम से लाइट क्यों निकलता है, लाल हरा नीला क्यों निकलता है, ठीक है.
तो रदरफोर्ड ने क्या बोला था, क्या बोला था? रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन घूमता गोल गोल। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब गोल 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 घूमता है, सिर्फ सिंस गोल घूमना इज एक्सिलरेटेड मोशन, सिंस गोल घूमना इज एक्सिलरेटेड मोशन, और एक्सेलरेशन में जब कोई चार्ज रहे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है। लेकिन ये बहुत गलत बात निकला। रदरफोर्ड ने पता नहीं बाद में माफी मांगा कि नहीं मांगा, लेकिन ये बहुत गलत बात निकला, क्योंकि उनको ये पूछा गया कि ऐसा अगर होता कि इलेक्ट्रॉन्स अगर गोल घूमते घूमते एनर्जी रेडिएट करते, फिर तो उनका खुद का एनर्जी कम हो जाता, और खुद का अगर एनर्जी कम हो जाता तो क्या होता? वो ऐसा ऐसा करके एक दिन न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाते। इसलिए रदरफोर्ड का जो कहना था वो गलत था। रदरफोर्ड का जो कहना था वो गलत था। तो सही क्या था? लाइट क्यों निकलता है फिर? तो उसका आंसर बेटा बोर्स का तीसरा पोस्टुलेट में है, थर्ड पोस्टुलेट। क्या है वो? कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट्स electrons is transmitted from higher energy level to lower energy level, it radiates energy in form of electromagnetic wave, कितना? Equal to the difference of the energy in the two levels। इंग्लिश माफ कीजिएगा, बड़ा सिंपल है बोलना, कि उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन का गोल गोल घूमने के कारण लाइट नहीं निकलता। इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है, इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है, तब वो क्या करता है? लाइट एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। कितना कितना क्या एमिट करता है? लाइट। तो लाइट एनर्जी क्या होता है? पिछले चैप्टर में पढ़े थे, एच न्यू। तो ये एनर्जी कितना होगा ना भाई? इन दोनों एनर्जी लेवल्स का एनर्जी का डिफरेंस होगा। समझ गए? जैसे मान लीजिए ये pth ऑर्बिट है, pth p नंबर, और ये मान लीजिए nth ऑर्बिट है। तो nth ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा? -me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर n का स्क्वायर, इतना एनर्जी होगा। अभी पढ़े ना इससे पहले, थोड़ा देर पहले, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होता है nth ऑर्बिट में। तो pth ऑर्बिट में कितना एनर्जी होगा? EP। तो -me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर n की जगह p का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये क्या कह रहे हैं अपने तीसरे पोस्टुलेट में कि ये लाइट कितना देगा? कितना देगा लाइट? इन दोनों एनर्जी में जितना डिफरेंस होगा। तो कितना डिफरेंस होगा लिख दीजिए। तो En - EP, जितना भी डिफरेंस होगा वही रेडिएटेड लाइट का एनर्जी होगा, यानी h न्यू। सो दिस इज द स्टेटमेंट रिटन हियर इन इंग्लिश। समझ में आ गया? तो बेटा आप बस इसको लिख दो, h न्यू इज इक्वल टू -me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर n का स्क्वायर माइनस me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर p का स्क्वायर। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। और आप ध्यान से देखिएगा कि हम दोनों से ये टर्म्स कॉमन ले सकते हैं। me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और प्लस वाला टर्म हम पहले लिखेंगे 1/p², और माइनस वाला टर्म हम बाद में लिखेंगे 1/n²। समझे? तो एक h अगर यहां आ जाए, ये h अगर उठ के यहां आ जाए तो ये h³ हो जाएगा। तो ये क्या निकला मालूम? दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएटेड लाइट। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ emitted light।
लेकिन अक्सर क्या होता है मालूम, वेवलेंथ पूछता है। तो हम एक चीज जानते हैं कि c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई फ्रीक्वेंसी। समझ गए? या फिर हम एक काम करेंगे, फ्रीक्वेंसी की जगह लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी की जगह लिख देंगे c बाई वेवलेंथ, इसके जगह लिख देंगे c बाई वेवलेंथ। तो क्या हो जाएगा देखिए, c बाई वेवलेंथ इज इक्वल टू, जो लिखा है वो लिख दीजिए। अच्छा, m e का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर हो गया। अब c को ले जाइए उधर और 1 बाई लैम्डा को बना दीजिए फॉर्मूला। m e का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन, अरे h का क्यूब था बेटा, h का क्यूब हो गया था, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का क्यूब c 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। सो दिस इज नोन एज wavelength of क्या, emitted radiation। समझ में आया? अब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, ये तो थोड़ा सा इजी वाला पार्ट था। आप प्लीज डेफिनेशन थोड़ा लिख लीजिए, थर्ड पोस्टुलेट क्या है लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं ये सब। अब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, देखिए मान लीजिए हमने हाइड्रोजन ही एग्जांपल ले लिया, ठीक है, H। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में है, आपने इसको इतना एनर्जी दे दिया कि ये चला गया 7th स्टेट में, 7th ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 7 में चला गया। तो इसके और इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 ऐसा होगा, होगा ना? if this is the first orbit, this is second orbit, third orbit, fourth orbit, fifth orbit, sixth orbit and then 7th orbit। तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आपने उसको कहां जंप करवा दिया, यहां, तो आप कितना एनर्जी दिए होंगे, तो इसका और इसका एनर्जी का डिफरेंस जो भी होगा उतना हम दिए होंगे। फाइन, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। सवाल उठता है कि अब ये लौट के आएगा, तो देखिए ये लौट के यहां भी आ सकता है, ये लौट के यहां भी आ सकता है, 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 और लौट के ग्राउंड स्टेट में भी आ सकता है। कैसे भी आ सकता है ये, है ना? ये यहां आ जाए, हो सकता है फिर यहां से डायरेक्ट आ जाए, यानी कैसे भी आ सकता है वो यहां तक, बराबर है ना? हो सकता है कि वो यहां से 3 नंबर तक आ जाए, फिर 3 से आ जाए 1 पे, हो सकता है कि यहां से 2 पे आ गया, फिर कहीं से उसको एनर्जी मिल गया, चला गया 4 पे और फिर 1 पे आया। तो सी देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ पॉसिबल transmissions, there are numerous number of possible transmissions when an electron jumps from higher orbit to lower orbit। समझ गए आप? तो जब ये यहां से यहां तक आएगा तो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से एक लाइट निकालेगा। जब ये यहां से यहां आएगा तो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से एक एनर्जी लाइट निकालेगा। तो एनर्जी डिफरेंस हर दो इसका अलग अलग होगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस अलग होगा, इन दोनों का डिफरेंस बहुत अलग होगा, इन दोनों का डिफरेंस अलग होगा, इन दोनों का डिफरेंस अलग होगा, सबका डिफरेंस अलग होगा। इसलिए जब ये लाइट निकलेगा तो स्पेक्ट्रम जो होगा यहां पर, पर्दा जो स्पेक्ट्रम होगा जिस पर लाइट गिर रहा है, वहां पर क्या होगा, लाइंस बनेगा। इसी लाइंस को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस। यही आप डुअल नेचर में पढ़े होंगे किसी क्वेश्चन में, समझ में आया? अच्छा, अब सुनिए एक और बात, 1 बाई वेवलेंथ का एक मीनिंग होता है, इसको बोलते हैं हम वेव नंबर, इससे डिनोट करते हैं। व्हाट इज वेव नंबर? इट इज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट वेवलेंथ, यानी एक वेवलेंथ में कितने वेव्स आ रहे हैं। समझ में आया ना? इट इज नॉट फ्रीक्वेंसी, इट इज नॉट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसका यूनिट हर्ट्ज नहीं है, इसका यूनिट मीटर इनवर्स है। समझ में आ गया? तो वेव नंबर क्या है एक्चुअली में? इट इज अ नंबर ऑफ वेव्स, यानी ये जो फॉर्मूला आया है इट इज ऑल्सो फॉर वेव नंबर, ऑल्सो फॉर वेव नंबर,
ठीक है, याद रखिएगा वेव नंबर इज 1/λ। अब ये डेरिवेशन आप लिख लो, ठीक है। अब इसमें एक कचरा और सुनो, ये जो आया है ये सब क्या है, कांस्टेंट्स है, ये सारा कांस्टेंट्स है कि नहीं है। तो इस सबको आप सॉल्व करके एक नंबर ला सकते हो, उसका एक नाम है, ठीक है। तो यहां लिखता हूं मैं वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर, इस चीज के जगह में आर इंटू 1/p² माइनस 1/m²। यही फॉर्मूला लाने के लिए हमने इतना जद्दोजहद किया। वेर आर इज 1.097 इंटू 10⁻⁻7, नहीं 7 इंटू 10⁻7, ठीक है, मीटर इनवर्स, नोन एज आर फॉर रिडबर्ग कांस्टेंट। तो प्लीज इसे भी आप लिख लीजिए। तो लाइन से लिखिएगा ये डायग्राम, ये जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा था, मतलब थर्ड पोस्टुलेट, EN EP, ये थर्ड पोस्टुलेट है, दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट। और फिर तो आगे हमने मैथमेटिकली बढ़े हैं हम, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिला, वेवलेंथ का फॉर्मूला मिला, वेव नंबर समझाया, वेव नंबर का वही फॉर्मूला है जो 1/वेवलेंथ का है। फिर ये सारे कांस्टेंट्स के बदले हमने नंबर लिखा, उसका नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट। समझ में आया? अब आगे का बात सुनिए जिससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। बहुत मजेदार बात है ये, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। बहुत काम का बात बताऊंगा मैं आपको। कहा जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से, कोई भी, ये मान लीजिए एक ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 7, ये मान लीजिए n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1। n is equal to 6, n is equal to 5, n is equal to 4, n is equal to 3, n is equal to 2, n is equal to 1। अब सुनिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से 1 पर अगर आ गिरे, 7 से 6, 7 से 1, 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, कहीं से भी गिरे, या इन्फिनिटी से 1, फ्रॉम इन्फिनिटी, कहीं से भी, इन ट्रांजिशंस के वजह से जो लाइट निकलेगा, उसके लिए जो लाइट निकलेगा वो सब जो है अल्ट्रा वायलेट सीरीज में लाई करेगा। सर ऐसा कैसे, कहीं से भी आ रहा है, अल्ट्रा वायलेट में क्यों आ रहा है? मतलब इन्फिनिटी से 1 पे आया तो इनफाइनाइट डिफरेंस नहीं है ना बेटा, इनफाइनाइट डिफरेंस नहीं है। 7 से 1 पे आया, 6 से 1 पे आया, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, कहीं से भी अगर वो 1 पे आ रहा है तो कैसा लाइट निकलेगा? अल्ट्रा वायलेट। समझ में आया? एक और एग्जांपल देख लीजिए, कहीं से भी अगर मान लीजिए 2 पर आ रहा है, इन्फिनिटी से 2, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, कहीं से भी 2 पर अगर आया तो विजिबल लाइट निकलेगा, विजिबल यानी विबग्योर। समझ गए आप? बात समझे? ठीक है। सिमिलरली कहीं से भी वो 3 पर आकर गिर रहा है, मान लीजिए कहीं से भी 3 पर, कहीं से भी 3 पर, एनी ऑर्बिट टू 3, फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, तो क्या निकलेगा मालूम है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। फिर कहीं से भी
अगर फोर्थ ऑर्बिट में आया तो क्या निकलेगा मालूम? फार नियर इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड। और कहीं से भी अगर मान लीजिए 5वें पर आया, फिजिक्स में इतना ही है, तो फार इंफ्रारेड। अब क्या है, कहीं से भी 1 पे आ रहा है तो अल्ट्रावायलेट, कहीं से भी 2 पे आ रहा है तो विजिबल, कहीं से भी 3 पे आया तो इंफ्रारेड, कहीं से भी 4 पे आया तो नियर इंफ्रारेड, कहीं से भी 5 पे आया तो फार इंफ्रारेड। ऐसा क्यों? कहीं से भी 1 पर आने से आखिर अल्ट्रावायलेट ही क्यों? मतलब कोई सोच सकता है ना कि इन दोनों का जितना एनर्जी डिफरेंस है और इन दोनों का जितना एनर्जी डिफरेंस है, यानी 7 और 1 का जितना डिफरेंस है, 6 और 1 का डिफरेंस क्या उतना ही है? बिल्कुल नहीं बॉस, बिल्कुल नहीं। 7 और 1 का जितना डिफरेंस है, 6 और 1 का उतना ही डिफरेंस नहीं है, उससे कम है। 5 और 1 का डिफरेंस और कम है, 4 और 1 का डिफरेंस और कम है, 3 और 1 का डिफरेंस और कम है, 2 और 1 का डिफरेंस और कम है। तो फिर सबके लिए अल्ट्रावायलेट ही क्यों? क्योंकि बेटा अल्ट्रावायलेट बोलो या विजिबल बोलो या इंफ्रारेड बोलो या नियर इंफ्रारेड बोलो या फार इंफ्रारेड बोलो या जो यहां आपको नहीं दिख रहा है जैसे एक्सरेस, गामा रेस, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, कोई भी बोलो, इनका फिक्स्ड वेवलेंथ नहीं होता है, यानी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ नहीं होता है। समझ में आया? कहने का मतलब देखिए, यहां से लेकर यहां तक इतने वेवलेंथ होंगे किसके? गामा रेस के। यानी देर इज अ रेंज ऑफ वेवलेंथ विद इन विच गामा रे विल फॉल। समझे? देयर विल बी अ रेंज ऑफ वेवलेंथ विद इन विच गामा रे विल फॉल। Similarly, there will be a range of wavelength within which X-rays will fall. Similarly, there will be a range in wavelength within which ultraviolet will fall. और तो और देखिए, ये जो रेंज है वो मर्जिंग भी है, ओवरलैपिंग भी है। समझ गए ना आप बात को? कहने का मतलब ये है कि अल्ट्रावायलेट का कोई एक फिक्स वेवलेंथ नहीं होता है, उसका भी एक मिनिमम वेवलेंथ से लेकर एक मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ, दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। समझ में आया? इसीलिए, और इन्हीं मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आ जाता है कौन सा पता? इंफिनिटी से अगर आया तो मिनिमम वेवलेंथ, और इंफिनिटी से 1, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इंफिनिटी से अगर 1 आया तो मिनिमम वेवलेंथ। सर ऐसा क्यों? अबे सिंपल है ना, देखो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है। समझ रहे आप? इंफिनिटी से अगर कोई आ रहा है 1 नंबर पे, कोई अगर इंफिनिटी से आ रहा है 1 नंबर पे, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? इनफाइनाइट का एनर्जी कितना होता है? 0, है ना? और 1 का एनर्जी कितना होता है? 1 का एनर्जी होता है me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर, और n का स्क्वायर में आप n की जगह 1 लिख देंगे, बराबर है? इंफिनिटी में एनर्जी कितना होता है? 0, मैंने बताया था आपको। और पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितना है? इतना। n की जगह 1 लिख देंगे, ये सब पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनफाइनाइट level energy and first level energy? What is the difference? The difference is 0 minus 13.6 electron volt, which is 13.6 electron volt. तो ये हो गया आपका hc by lambda। समझ रहे आप? This is now hc by lambda। समझ गए? तो इतना एनर्जी से जो आपको लैम्डा मिलेगा, वो लैम्डा होगा आपका मिनिमम, क्योंकि लैम्डा नीचे है ना भाई, इसीलिए मिनिमम। अगर मैं इसके जगह एच न्यू लिखता तो एच न्यू में क्या होता? मैक्सिमम। सिखाया था ना मैं आपको? हाँ, तो समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो और अगर मान लीजिए सेकंड वाले घर से, ये देखिए ये ब्लू वाला लाइन, सेकंड वाले घर से, बाजू वाले घर से फर्स्ट पे आ गया, तो कम से कम एनर्जी डिफरेंस यही होगा, कम से कम एनर्जी डिफरेंस वही होगा। तो कितना होगा? चलिए देखते हैं। सेकेंड लेवल का एनर्जी कितना है बताइए तो? अगर फर्स्ट लेवल का एनर्जी -13.6 है, तो सेकेंड लेवल का एनर्जी कितना होगा? वेरी सिंपल, फॉर्मूला मैंने पढ़ा दिया आपको, E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2 का, सॉरी N2/N1 का स्क्वायर।
भूल गए क्या? एनर्जी का फॉर्मूला में n² नीचे था ना, तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू N2 बाई N1 का स्क्वायर। तो E1 कितना -13.6, E2 कितना नहीं पता, N2 कितना सेकेंड का स्क्वायर 4 और N1 कितना 1, तो कितना हो जाएगा ये 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। तो E2 कितना निकल रहा है बेटा? E2 निकल रहा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलो डिफरेंस देखते हैं, एनर्जी 1 एनर्जी 2 माइनस एनर्जी 1, एनर्जी 2 इज -3.4, एनर्जी 1 इज 13.6, तो कितना होगा ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी होगा, ये जो डिफरेंस निकला, अगर आप इसको hc बाय लैम्डा से इक्वेट करेंगे तो ये लैम्डा मैक्सिमम होगा, समझे? ये लैम्डा मैक्सिमम होगा, समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम लैम्डा का जो एनर्जी है और मिनिमम लैम्डा का जो एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी के अंदर ही आता है यूवी रेज। समझ में आया? वैसे समझाना जरूरी नहीं था ये, बट फिर भी समझा दिया, क्योंकि कुछ लोगों के मन में आता है कि सर कहीं से भी एक नंबर पे आए, कहीं से भी, इन्फिनिटी से 1, 7 से 1, 6 से 1, 4 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, ये सभी के लिए यूवी क्यों निकलता है? क्योंकि मैंने क्या किया, यहां पर फॉलो किया पहले बोर्स का तीसरा पोस्टुलेट, क्या कि अपन एनर्जी डिफरेंस निकाल के hc बाय लैम्डा से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि hc बाय लैम्डा क्यों? क्योंकि लाइट निकल रहा है, समझ रहे हैं आप? तो डिफरेंस निकला 13.6, अब ये भी यूवी रेज कॉरेस्पॉन्ड करता है, समझे? और फिर अपन ने क्या किया, ठीक बाजू वाला इंफिनिटी हो गया, ठीक बाजू वाला यानी n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1, ये सबसे कम एनर्जी डिफरेंस होगा। सबसे कम एनर्जी डिफरेंस मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट, मतलब सबसे अधिक लैम्डा, तो वो भी निकाल कर देखा मैंने, वो जो एनर्जी आ रहा है वो भी अल्ट्रावायलेट में ही आता है, समझ में आया? तो बात यह है कि कहीं से भी एक पर गिरे अल्ट्रावायलेट ही निकलेगा, कहीं से भी 2 पर गिरे विजिबल ही निकलेगा, कहीं से भी 3 पर गिरे इंफ्रारेड ही निकलेगा, कहीं से भी 4 पर गिरे नियर इंफ्रारेड ही निकलेगा, कहीं से भी 5 पर गिरे फार इंफ्रारेड ही निकलेगा। समझ गए आप? समझ गए आप? ठीक है, तो अभी क्या है, इन्हीं को सीरीज कहते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट सीरीज। सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे वेवलेंथ है ना, देखो इन्फिनिटी से यहां आया तो एक वेवलेंथ होगा, अगर 7 से 1 पे आया तो दूसरा वेवलेंथ होगा, अगर 6 से 1 पे आया तो दूसरा वेवलेंथ होगा, 5 से 1 पे आया तो दूसरा वेवलेंथ होगा, 4 से 1 पे आया, 3 से 1 पे आया, 2 से 1 पे आया, सबके अलग अलग वेवलेंथ होगा। तो इन सभी वेवलेंथ, बट ये सभी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट का है, इसलिए क्या नाम दे दिया गया, अल्ट्रावायलेट सीरीज। और साइंटिस्ट के नाम पर क्या है बेटा? साइंटिस्ट के नाम पर है, बहुत देर से ब्लैक पेन यूज नहीं किए हैं, साइंटिस्ट का नाम है लाइमैन सीरीज। लाइमैन सीरीज। तो लाइमैन सीरीज का क्या मतलब हो गया? क्या मतलब हो गया? एन और पी क्या था? एन मतलब हायर ऑर्बिट, पी मतलब लोअर ऑर्बिट, है ना? एन मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, तो कहीं से भी कहां गिर रहा है? 1 पे। तो लाइमैन सीरीज का मतलब हो गया एन कुछ भी हो, 2 3 4 5 इंफिनिटी, बट पी कितना होगा? 1, और इससे जो भी वेवलेंथ निकलेगा वो अल्ट्रावायलेट होगा। समझ में आया? सिमिलरली विजिबल लाइट, ये भी एक सीरीज है, इसका नाम दिया गया है साइंटिस्ट के नाम पर बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज यानी कहीं से भी गिरे n 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी, लेकिन p कितना होगा? 2, यानी 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2, इंफिनिटी से 2। सिमिलरली कहीं से भी गिरे बट 3 पर गिरेगा, तो n इक्वल टू कितना हो गया? 4 5 6 इंफिनिटी, लेकिन p कितना होगा? 3। समझ गए आप? तो कहीं से भी गिरे लेकिन 4 पर गिरे, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 6 7 इंफिनिटी, और p कितना होगा? 4। समझ में आया? और कहीं से भी गिरे 5 पर गिरे, तो n कितना होगा? 5 6 7 इंफिनिटी, और p हो जाएगा 5 तो नहीं होगा ना फिर, 5। समझ में आया? तो ये साइंटिस्ट का नाम है पैस्टन सीरीज। p इक्वल टू 3 मतलब पैस्टन सीरीज। फिर ब्रैकेट सीरीज,
और P इज इक्वल टू 5 मतलब फंड सीरीज। तो यहां पर आपका एटम चैप्टर खत्म हो गया। अब बस एक जेडब्ल्यू का टॉपिक बाकी है, एक्सरे। स्टेट बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी है, बट मैं थोड़ा ज्यादा बता दूंगा आपको, जिससे जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आता है। तो मैं एक बार फिर से आपको टैबुलेट कर देता हूं, ठीक है। आप वीडियो को सुनिएगा जरूर दोबारा, लेकिन आप ठीक से लिख पाओ इसलिए मैं इसको टैबुलेट कर देता हूं। और एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए n इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 इंफिनिटी, p इज इक्वल टू 1। क्या नाम है, क्या नाम है, लाइमैन सीरीज। क्या निकलेगा, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 इंफिनिटी, p इज इक्वल टू 2। क्या नाम है, बाल्मर सीरीज। और क्या निकलेगा, विजिबल लाइट निकलेगा। सिमिलरली n इज इक्वल टू 4 5 6 7 इंफिनिटी, p इज इक्वल टू 3। क्या नाम है, पैस्चन सीरीज, पैस्चन सीरीज। और क्या निकलेगा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है। n इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, लेकिन p इज इक्वल टू 4 होगा। तो क्या नाम है, ब्रैकेट सीरीज। और क्या निकलेगा, नियर इंफ्रारेड। सिमिलरली n इज इक्वल टू 6 7 8 9 इंफिनिटी, p इज इक्वल टू 5। तो क्या होगा, फंड सीरीज, p फंड बोलते। और क्या होगा ये, फार इंफ्रारेड। समझे। अब लैम्डा मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम जो है वो स्टेट बोर्ड के बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। बट मैं आपको एक काम का बात बता रहा हूं, सुनिए। किसी क्वेश्चन में, एक मिनट, आप फॉर्मूला का यूज करेंगे सब जानने के लिए। क्या पूछेगा आपसे, भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 7वें ऑर्बिट से 5वें ऑर्बिट पर आया, कितना वेवलेंथ होगा। बाल्मर सीरीज में एक इलेक्ट्रॉन, सुनिए ध्यान से, बाल्मर सीरीज में एक इलेक्ट्रॉन 4थे ऑर्बिट से आया। अबे कहीं से भी आए, बाल्मर सीरीज मतलब 2 पर आएगा, पैस्चन सीरीज मतलब 3 पर आएगा। तो फॉर्मूला क्या यूज कीजिएगा, 1 अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाई पी का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन का स्क्वायर। अब सुनिए काम का बात, अगर आपको लैम्डा मैक्सिमम चाहिए या फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए, तो आप P तो साइंटिस्ट के नाम पर होगा, साइंटिस्ट के नाम पर होगा ना बे। मतलब बाल्मर बोला तो P2 होगा, लाइमन बोला तो P1 होगा, पैस्टन बोला तो P3 होगा, ब्रैकेट बोला तो P4 होगा, P फंड बोला तो P5 होगा, समझा। लेकिन N जो होगा वो होगा बाजू वाला, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी मिनिमम मतलब एनर्जी मिनिमम मतलब बाजू वाले घर से। जैसे मान लीजिए बोला लैम्डा मैक्सिमम बताइए पैस्चन सीरीज के लिए, लैम्डा मैक्सिमम बताइए पैस्चन सीरीज के लिए। तो पैस्चन सीरीज के लिए P तो 3 फिक्स हो गया, लेकिन N कितना होगा, 4। अगर आपको लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो, अगर आपको फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए तो, समझ में आ गया बात, ठीक है। न्यूमेरिकल में और समझा कर दूंगा। और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए आपसे पूछा लैम्डा मिनिमम या फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो P तो होगा साइंटिस्ट के नाम पर, लेकिन N होगा इंफिनिटी, कभी भी, समझे। तो N इंफिनिटी मतलब 1 बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा। और एक काम का बात सुनिए, क्या आप मुझे बोल सकते हैं कि सबसे पहले इसका डिस्कवरी क्यों हुआ था, बाल्मर सीरीज का डिस्कवरी सबसे पहले क्यों हुआ बाकी लोगों से। अबे जो दिखेगा वही बोलेगा ना, हाँ। ये सब अदृश्य रेज है, ये सब अदृश्य रेज है। यूवी, इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, ये सब क्या है, अदृश्य रेज है। विजिबल सबसे पहले दिखा था, इसलिए इसका डिस्कवरी सबसे पहले हुआ था।
और आपको यकीन नहीं होगा, बोर्स का जो तीसरा पोस्टुलेट है जिसमें उन्होंने आर का वैल्यू दिया था, रिडबर्ग कांस्टेंट 1.097 10 to the power 7 मीटर इनवर्स, ये वैल्यू बाल्मर ने 10 साल पहले एम्पेरिकली दे दिया था। केमिस्ट्री पढ़े थे ना एम्पेरिकल फॉर्मूला, वैसे ही एम्पेरिकली बता दिया था बाल्मर ने, लगभग 9-10 साल पहले बता दिया था। कितना? R इज इक्वल टू 1.092 इंटू 10 to the power 7। यहां पर आपका एटम चैप्टर खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग सेशन 4 में हम लोग एक्सरेज पढ़ेंगे और फिर हम लोग सेशन 5 में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, शब खैर, तो क्या बोलते हैं, खुदा हाफिज।